मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी, मैं आईसीएम में टीम से कहूँगा कि स्क्रीन शेयर अलाउ करें अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है। जी, हेलो, हेलो।
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? जी 4:10 हो गए और अब हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। इज माय स्क्रीन और वॉइस बोथ आर क्लियर? माय स्क्रीन एंड वॉइस आर क्लियर? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सेशन। स्टार्ट करते हैं चंद कुरानी आयात से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, माय नेम इज़ अंजुम मकसूद। मैं एफसीए हूँ, आईकैप का मेंबर हूँ, एफसीए हूँ। पिछले 11 साल से मैं टीचिंग में हूँ, एजुकेशन सेक्टर में हूँ। सीए, एसीसीए, आईसीएम में को मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। और आईसीएम में मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इन 3 सिटीज़ के अंदर, मैं 3 सेंटर के अंदर फेस टू फेस क्लासेस 2009 से पढ़ा रहा हूँ। तो कमिंग ये जो 2020 ईयर है, इसमें हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का भी अब दूसरा बैच अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। तो मैं वैसे स्कैन्स स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में प्रिंसिपल हूँ फैसलाबाद कैंपस में। और मैं खाली टीचर नहीं, एजुकेशन सेक्टर में मेरा कुछ और भी डायमेंशंस हैं। लाइक मैं प्रिंसिपल हूँ, लाइक मैं ट्रेनर हूँ, और कुछ किताबें लिखने का भी मौका मुझे मिला है। तो सीए में मेरी जो 4 सब्जेक्ट हैं उनकी मैं बुक्स लिख चुका हूँ, और उनके 7th एडिशन मार्केट में अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में, और 8वां एडिशन जो है वो अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा मैं ट्रेनर हूँ। ट्रेनर लोकली मैं आईसीएम में भी और पिफ्फा के साथ और आईकैप के साथ मिलकर डिप्लोमा आईएफआरएस करवा रहा हूँ। आईएफआरएस वर्कशॉप के नाम से आईसीएम में, पिफ्फा में आईएफआरएस वर्कशॉप के नाम से, और पहले आईसीएमपी में 2013 तक हम डिप्लोमा आईएफआरएस के नाम से ये करवाते रहे। बाकायदा इसका एग्जाम होता था। तो आईएफआरएस की ट्रेनिंग लोकली और इंटरनेशनली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आईएफआरएस की ट्रेनिंग मैं दुबई में, यूएई में यानी कि ताजिकिस्तान में, काजाकिस्तान में, टर्की में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इन कंट्रीज में मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आईएफआरएस की ट्रेनिंग करवाता रहता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है। अभी ऑनलाइन क्लास की एक लिमिटेशन इस वक्त है कि मैं आपको देख नहीं सकता। आपका इंट्रोडक्शन भी डिटेल में मैं नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ, जस्ट 1 लाइन के अंदर आप मुझे अपना नेम बताएंगे कि आप कौन कौन इस वक्त क्लास में मौजूद है, और उसने कौन से पेपर पढ़ लिए हैं, एग्जाम दे दिए हैं, और कौन से पेपर अभी वो पढ़ने जा रहा है, या इससे प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है। ये जस्ट विद इन 1 लाइन आपने अपना इंट्रोडक्शन मुझे देना है। सिर्फ इसकी वजह ये है कि मुझे आप लोगों के नाम भी पता चल जाएंगे, और दूसरा ये कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। जी प्लीज, 1 बाय 1। लेट मी चेक कि मेरे पास पार्टिसिपेंट्स की डिटेल आ रही है। एमन सिद्दीकी, एमन सिद्दीकी। जी आयशा बतूल, अपने बारे में बताएं, 1 लाइन इंट्रोडक्शन।
ओके, जमील मुमताज ने बताया कि जी ये एमबीए हैं और रिसेंटली पास किया एफए और लॉ और गोइंग टू अटेम्प्ट एमए एंड ऑडिट। जी, विश यू गुड लक, अल्लाह आपको कामयाब करे एमए और ऑडिट में। जी, आयशा बतूल अपने बारे में बताएं, एमन सिद्दीकी अपने बारे में बताएं। अब्दुल्ला अहमद, आहद जुबैर, जी अब्दुल्ला अहमद आप टाइप करके बताएंगे हमें। ओके, एमआईएस पास किया है, एमन सिद्दीकी ने एफए पास किया है और सीएलएस पास किया है। अरे वाह, गुड, जबरदस्त। एमन इससे पहले आपने क्या किया हुआ है? जी, आहद जुबैर, हमाद सिद्दीकी, हारून जेम्स, शायद हसीब हैं, जमील मुमताज ने बता दिया है, ठीक है। मुइज अहमद हैं, मोहम्मद सलीम हैं, रबिया हैं, सैयद दिबाज हैदर हैं, जैन तारिक हैं। एमएससी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में किया आयशा बतूल ने और आप मैनेजरियल लेवल अभी तक पास नहीं किया, बट यू आर इन स्ट्रेटेजिक लेवल नाउ। ओके, ठीक है, ठीक है। मास्टर डिग्री होल्डर हैं आप भी। जैन तारिक 9 पेपर क्लियर हो गए, बीकॉम भी किया हुआ है, जबरदस्त। जी हसीब, ठीक है, अपने बारे में बताएं कुछ। सैयद दिवाज हैदर फरमाते हैं कि जी वो लाहौर से हैं और रिसेंटली उन्होंने सीएलएसपी पास किया है, ईएम पास किया है और सीएम में इंटर कर लिया है, जबरदस्त, और बीकॉम भी है, माशाल्लाह। सैयद दिवाज हैदर, ग्रेट। जी, एमन सिद्दीकी हैज अपीयर्ड इन बीकॉम पार्ट 2 पेपर प्राइवेट। ओके, एमन सिद्दीकी अपने आईसीएमए में क्या किया, आपने क्या बताया? जी हसीब, अब्दुल्ला अहमद, अच्छा, इस दफा एमए और एफए अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट 10 पेपर पास हैं जी हारून जेम्स के, नाउ टेकिंग ऑडिट एंड एएफए एफएससी 2017। ओ गुड, ठीक है जी, हसीब साहब भी हो गए। ओके, अब्दुल्ला अहमद क्लियर ओवरऑल 10 पेपर्स इन आईसीएमए, एमन जबरदस्त, ठीक है जी हसीब साहब। राबिका, राबिका यकूब रिसेंटली सीएलएसपी पास किया है और पहले बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, जबरदस्त। सलीम साहब फरमाते हैं लाहौर से हैं, लम्स में वर्किंग इन लम्स एन असिस्टेंट मैनेजर, एमबीए फ्रॉम पीयू लाहौर, माशाल्लाह, सीएम में इंटर नाउ, जबरदस्त जनाब, नाउ टेकिंग एएफए टैक्स एंड डबल ए। ओके, एडवांस ऑडिट, ठीक हो गया, माशाल्लाह। यार मुझे अंदाजा हो रहा है कि सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। हसीब के 9 पेपर पास हैं। चलें जी, जबरदस्त हो गया। याद मुझे कुछ नहीं रहना, मेरी याददाश्त बच्चों के नामों के हवाले से और बच्चों के प्रोफाइल के हवाले से बहुत कमजोर है। ऊपर सोने से पे सुहागा ये कि चूंकि अब आपकी शक्लें भी मैं नहीं देख रहा, तो कोई मुझे 2 साल बाद, साल बाद ये कहे कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो मुझे
यकीन नहीं आएगा, मुझे हैरत होगी। मतलब अपने स्टूडेंट्स जिनको मैं फेस टू फेस पढ़ाता रहा हूँ, उनकी शक्लें याद रखना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे स्टूडेंट जिनको देखे बगैर हम पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ एक अटैचमेंट डेवलप करना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हमारा ये ताल्लुक ड्यूरिंग सेशन तो रहे ही, और सेशन के बाद भी इंशाल्लाह ये ताल्लुक हमारा रहे इंशाल्लाह। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं AFACR। AFACR का सबसे पहले मैं आपके सामने सिलेबस डिस्कस करता हूं, मैं फिर पेपर पैटर्न की बात करूंगा। बच्चों ये स्ट्रेटेजिक लेवल का पेपर है, और AFACR इसके लिए ना प्री रेक्विजिट है। अब एक मैं ना एक बात करने लगा हूं कि सख्त बात, इसका एक प्री रेक्विजिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अच्छे तरीके से आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। कई बच्चे हमें कहेंगे जी वो हमने एफए में ये टॉपिक सही नहीं पढ़ा था, या ये टॉपिक के कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, या फॉर एग्जांपल जो एग्जामिनेशंस के साथ आते हैं एफए का पेपर वो भी देते हैं, लेकिन उनका फंडामेंटल उस तरह से पास नहीं हुआ होता, डबल एंट्री की बेस उस तरह से नहीं बनी होती, या फॉर एग्जांपल जो एमबीए से आते हैं या बी कॉमर्स के अलावा कहीं से भी आएंगे, उनकी हो सकता है डबल एंट्री इतनी अच्छी डेवलप ना हुई हो, तो फंडामेंटल में जो एक डेफिशिएंसी रह जाती है उसका इफेक्ट एफए और एएफए में भी आता है। तो सम टाइम हमें ऐसा फेस करना पड़ता है कि स्ट्रेटेजिक लेवल में कि कुछ बच्चे बड़े तेज चल रहे होते हैं और कुछ बच्चे स्लो और कुछ बहुत स्लो चल रहे होते हैं। तो इन तमाम लेवल के स्टूडेंट्स को साथ साथ लेकर चलना बड़ी चैलेंजिंग है इसके अंदर। मतलब एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फौरन हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ आ जाए, कुछ स्टूडेंट कहेंगे जी हमें हाँ कुछ समझ आ गया, कुछ समझ नहीं आया, और कुछ कहेंगे जी बिल्कुल समझ नहीं आया जी, हम तो बहुत स्लो चल रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम बड़े स्लो पेस में शुरू में चलेंगे कंसोलिडेशन में, लेकिन यहाँ पे प्री रेक्विजिट वही है कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी आती है। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वो बेसिक आईएएस जिनकी पहले दिन से हमें जरूरत है वो सबको आते हैं। लाइक मैं रिपीट यहाँ पे नाम लूंगा आईएएस के, आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं सिलेबस डिस्कस करने से पहले ये बात कर रहा हूँ कि ये आईएएस है जिनके बारे में मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये आते होंगे। आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सबको आता होगा, आना चाहिए, इसके बगैर एएफए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरा आईएएस 38 इनटेंजिबल एसेट्स लाजमी आना चाहिए, आईएएस 36 इम्पेयरमेंट आना चाहिए, आईएएस 23 बोरिंग कॉस्ट आना चाहिए आपको, आईएएस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आना चाहिए, आईएएस 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी आपको आना चाहिए, आईएएस 20 आईएएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आना चाहिए आपको। हाँ ये देखें, दिबाज हैदर ने वही बात कर दी कि जब इन्होंने एफए पास किया था उस वक्त आईएएस सिलेबस में नहीं थे। दिबाज पुरानी बात होगी ना ये। पुरानी बात होगी ये 2018 से पहले। ओके, अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आईसीएमए में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेगा आईसीएमए की टीम से। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप सबको ऐड किया जाएगा तो वहां पे दिवाज मुझे आपने मैसेज करना है और मुझसे आपने नोट्स डिमांड करने हैं आईएएस 16 के, आईएएस 13 के, उन चैप्टर के नोट्स जो एफए में मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि आपको पढ़े होने चाहिए और आपको आने चाहिए, वो नोट्स सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, आप उसको 2-4 दिनों में पढ़ लीजिएगा। उसमें से भी बेसिक आईएएस जिनका मैं नाम ले लेता हूँ दोबारा, आईएएस 16, 36, 38, ये 3 आईएएस तो लाजमी आने चाहिए आपके। ठीक है, तो मैं आपको उनके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस भी होगी, उसके नोट्स भी होंगे। तो ये 3 आईएएस तो आपने जरूर कर लेना है। 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 36 इम्पेयरमेंट, आईएएस 38 इनटेंजिबल एसेट्स।
तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में ये डिमांड कीजिएगा, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा इनके नोट्स। ठीक है, ये दिबाज को कह रहा हूँ वैसे, लेकिन सबके लिए ये बात, तो किसी के भी अगर ये 3 आईएएस वीक हैं तो वो उसको जरूर पढ़ दे, ये प्री रेक्विजिट है एएफए पढ़ने से पहले, हमें ये आईएएस पे ग्रिप्स होनी चाहिए। नहीं जी, अब सिलेबस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले 20 मार्क्स की वेटेज है, सेक्शन ए है, पार्ट ए है। पार्ट ए में हमारे पास ये 5 टॉपिक्स हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट, शेयर बेस्ड पेमेंट एंड एसेट वैल्यूएशन। ये 5 टॉपिक हैं जिनकी वेटेज 20 मार्क्स है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट बी है। पार्ट बी जिसके 30 मार्क्स हैं। इसमें ग्रुप अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर IAS 27, IFRS 10, IFRS 3, अगेन कंसोलिडेशन से रिलेटेड IAS है। NCI कंसोलिडेशन से रिलेटेड कंसेप्ट है। एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरीज, ये सब कुछ कंसोलिडेशन, फुल कंसोलिडेशन, ये पूरा पार्ट कंसोलिडेशन का है। एवरीथिंग इज अबाउट कंसोलिडेशन। पार्ट बी भी और पार्ट सी जो शुरू हुआ 25 मार्क्स का, दिस इज ऑल अबाउट कंसोलिडेशन। पार्ट बी एंड सी बोथ आर कंसोलिडेशन। तो पार्ट बी और सी का टोटल करें अगर हम, तो टोटल करें 30 एंड 25, 55% कंसोलिडेशन। तो आपके सिलेबस में 55% कंसोलिडेशन है। जी जी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ हर नोट शेयर कर दूंगा जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये सिलेबस क्या और ये सारा जितने चैप्टर होंगे, नोट्स होंगे, ये आपके साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। फिफ्टी 55% कंसोलिडेशन है और वाकई ही 55 मार्क्स का पेपर बनता है इसमें से। फिर पार्ट डी 15 नंबर का पोर्शन है ये। इसमें रेशोस हैं, अर्निंग पर शेयर है, सेगमेंट रिपोर्टिंग है, एडवांसमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है जिसमें गैप्स वगैरह हम देखते हैं और हार्मोनाइजेशन देखते हैं, इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन, और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। ये कुछ छोटा आसान एरिया है जिसमें रेशो प्लस थ्योरी प्रैक्टिकल है, रेशोस हैं और थ्योरी है। ये 15 नंबर का आपके सिलेबस को कवर करता है। तो इस तरह से आपका सिलेबस 4 ग्रिड में डिवाइडेड है, A, B, C, D. B and C are purely related to consolidation. B and C. D grade is just ratio and theoretical. तो 15 और 55 हो गए 70। और पहला जो ग्रिड है, इस ग्रिड के अंदर हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म बड़ा छोटा सा टॉपिक है, एम्प्लॉय बेनिफिट छोटा सा है, IFRS 2 एक छोटा चैप्टर है, लेकिन IFRS 9 ये बहुत बड़ा एरिया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले ग्रिड के अंदर एक टॉपिक है जो बहुत बड़ा है, लेंथी है, जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम लगता है कंसोलिडेशन के बाद। सबसे ज्यादा टाइम हमें कंसोलिडेशन पे लगेगा। कंसोलिडेशन के बाद जो टाइम लगेगा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगेगा। तो ये हमारा सिलेबस का इंट्रोडक्शन था। जी रबिया और हसीब, तसल्ली रखें, हर एक चीज को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। हर एक चीज को जो आपके माइंड में आ रही होगी वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ।
बच्चों कंसोलिडेशन बहुत बड़ा एरिया है आपके सिलेबस में। जिसको हम ग्रुप अकाउंट्स भी कहते हैं। इसके कई एस्पेक्ट हैं जिसको कवर करने के लिए ये इतना सारे चैप्टर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि उसमें क्या क्या चैप्टर के नेम लिखे हुए हैं। एक्विजिशन ऑफ सब्सिडियरी, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडियरी, कॉस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ये सारे कंसोलिडेशन के ही सब पार्ट्स हैं। हम कंसोलिडेशन को 2 फेजेस में करेंगे, फेज 1 एंड फेज 2। बच्चों फेज 1 में कंसोलिडेशन में हम बेसिक कंसोलिडेशन करेंगे। बेसिक कंसोलिडेशन के अंदर एटलीस्ट मैं आपको 35 to 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। इनमें से तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा और रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद कर रहे होंगे, आपकी असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है, तकरीबन 40 एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पहले फेज के अंदर। हमारी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है इसमें। फिर हम फर्स्ट फेज ऑफ कंसोलिडेशन पढ़ने के बाद हम बाकी सिलेबस कवर करेंगे। हम सिलेबस के कुछ और एस्पेक्ट पढ़ेंगे। पहले फेज 1 करने के बाद हम पढ़ेंगे, फिर हम दूसरे आईएएस पढ़ेंगे, IFRS 2 पढ़ेंगे, IFRS 9 पढ़ेंगे, हम IAS 19 पढ़ेंगे, हम कुछ और IAS पढ़ेंगे बेसिक। फिर उसके बाद हम फेज 2 स्टार्ट करेंगे। इन छोटे छोटे टॉपिक्स को या अदर टॉपिक को बीच में डिस्कस करने की क्या जरूरत है। हम एक ही दफा कंसोलिडेशन फर्स्ट गो में क्यों खत्म नहीं करेंगे, उसकी वजह है फर्स्ट फेज के अंदर मैं 15 एक क्वेश्चन करवा के आगे चला जाऊंगा और आपको डेली एक असाइनमेंट देता रहूंगा, आप क्वेश्चन करते रहेंगे। जब तक फर्स्ट फेज में बेसिक कंसोलिडेशन जो आपने पढ़ी होगी वो पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होगी, आपको पूरी तरह उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं होगी, फेज 2 स्टार्ट करना फजूल होगा। तो फेज 2 हम स्टार्ट करने से पहले फेज 1 को अच्छी तरह एब्जॉर्ब भी कर चुके होंगे, प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। एक वजह ये है, और दूसरी वजह यह है कि फेज 2 कंसोलिडेशन हम करेंगे, एडवांस क्वेश्चन करेंगे। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन या एडवांस कंसोलिडेशन। ये करने के लिए हमें कुछ और आईएएस आने चाहिए, जिसमें मैंने नाम लिया IFRS 2, IFRS 9, IAS 19, IFRS 11, IAS 21। ये आईएएस हमें आने चाहिए। ये आईएएस आते होंगे तो हम कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन के क्वेश्चन कर सकेंगे। तो 2 फायदे होंगे हमें फेज 2 को डेफर करने के। 2 फेजेस में मैंने इसलिए बनाया कि फेज 2 करने से पहले हम कुछ आईएएस भी पढ़ लें और हमारी जो फेज 1 की कंसोलिडेशन है, बेसिक कंसोलिडेशन, वो भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, फिर फेज 2 कंसोलिडेशन करने के बाद हम रिमेनिंग टॉपिक करेंगे, जिसमें रेशोज आ जाएंगी, ईपीएस होगी और थ्योरी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पेपर करने का, सिलेबस को पढ़ने का तरीकाकार होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन में आप डोंट यू वरी, आपको इतनी प्रैक्टिस मिलेगी कि बाय द एंड ऑफ सेशन आपने उतने क्वेश्चन किए नहीं होंगे। आप क्वेश्चन कहेंगे बस हमारी बस होगी इतने क्वेश्चन करके। तो 35 to 40 क्वेश्चन हम फर्स्ट फेज में करेंगे और अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन 20 to 30 क्वेश्चन हम सेकंड फेज के अंदर करेंगे। और मजे की बात बताऊं, ये जितने क्वेश्चन मैंने लिखे हैं पास पेपर्स के अलावा हैं। तो आप टोटल कर लें कि आप कितने क्वेश्चन कर चुके होंगे। आप पास पेपर करने से पहले या पास पेपर करने के अलावा आप अराउंड 70-75 क्वेश्चन कर चुके होंगे। और ये 70-75 क्वेश्चन सारे के सारे लेंथी क्वेश्चन होते हैं।
लेंथी क्वेश्चन, मतलब इतने लेंथी के इन क्वेश्चन को करने में कम से कम आधा घंटा तो लगता ही है, 30-35 मिनट लगते हैं। और कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर 1 आवर भी लगेगा हमारा। ओके, लेकिन बच्चों एक नई चीज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 2020 में आपको जैसे पता है कि सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया कोरोना लॉकडाउन की वजह से। इवन अभी फेस टू फेस या क्लासेस या कैंपस इन कैंपस क्लासेस जो है वो रिज्यूम होने जा रही हैं 15 सितंबर से। उम्मीद तो यही है और उम्मीद भी यही है कि ये 15 सितंबर को कैंपस खुल जाएगा। लेकिन आईसीएमए ने एक डिसीजन ले लिया हुआ है कि एग्जाम हमेशा कंप्यूटर बेस्ड होंगे। अब ये स्प्रिंग 2020 से ये स्टार्ट हुआ, मतलब ये जो अभी पहला एग्जाम चल रहा है आजकल, अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। अब जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने हैं ना, तो फिर पेपर का पैटर्न भी बदलना था, क्योंकि पेपर अब उस तरह से नहीं पूछा जा सकता। पहले 50 नंबर का कंसोलिडेशन में क्वेश्चन आ जाता था, 40 मार्क्स का, 45 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, उसके सब पार्ट्स होते थे। 20 मार्क्स का एक पार्ट, 10 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का, फिर 10 मार्क्स का, इस तरह के सब पार्ट्स होते थे। लेकिन 45 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाना, फिर 20 मार्क्स का एक और कंसोलिडेशन का क्वेश्चन बन जाना, यानी कि 2 क्वेश्चन कंसोलिडेशन के बन जाते होते थे तकरीबन 55 मार्क्स के, 60 मार्क्स के कमोबेश। तो अब चूंकि आईसीएमए ने ये डिसाइड किया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे चाहे कैंपस के अंदर हो। अभी तो वैसे जो हो रहे थे वो घर, मतलब आप रिमोट एग्जामिनेशन घर बैठ के दे रहे थे एग्जाम, लेकिन नेक्स्ट में जो है ये शायद कैंपस के अंदर होंगे, लेकिन होंगे कंप्यूटर बेस्ड। अब जब भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे तो पेपर का पैटर्न डेफिनेटली वो लेंथी क्वेश्चन वाला नहीं हो सकता। तो अब जो पेपर पैटर्न आपने देखा भी होगा कि किस तरह से पेपर पैटर्न जो है वो सेट किया गया स्ट्रेटेजिक लेवल का, मैं थोड़ा बहुत आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ। लेट मी ओपन द फाइल। जी मेरे सामने मैंने ये खोल लिया है, मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। पेपर के 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यूज में कुछ थ्योरेटिकल होंगे और कुछ न्यूमेरिकल होंगे। आप इस सारी डिस्कशन के बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न्यूमेरिकल होंगे, थ्योरेटिकल होंगे 10 से 15 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। न्यूमेरिकल होंगे 10 से 15, लेकिन इसके मार्क्स होंगे 3 to 5 मार्क्स। तो इस तरह से ये पोर्शन जो है ये कवर कर जाएगा आपके 60 to 80 मार्क्स।
आप एवरेज ले लें तो 70 मार्क्स इसमें से कवर हो जाएंगे एमसीक्यूज में से। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, ये 5 से लेके 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसके मार्क्स होंगे 3 to 5। हाँ, लेकिन ये एमसीक्यूज नहीं होंगे, इसमें 4 ऑप्शन नहीं दी जाएंगी आपको, इसमें आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करने को कहा जाए। तो अगर पेपर का स्टाइल ये होगा तो फिर माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें लेंथी क्वेश्चन करने की जरूरत है प्रैक्टिस में। जिस तरह मैंने कभी कहा कि आप 60-70 क्वेश्चन करेंगे कंसोलिडेशन के, हम पास पेपर पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पास पेपर तो सारे के सारे डिटेल क्वेश्चन हैं, लेंथी क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज तो नहीं है, या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है। तो क्या हमें पास पेपर करने की जरूरत है, क्या हमें लेंथी क्वेश्चन करने की जरूरत है? हमारे पास जो फुल लेंथ क्वेश्चन है, जो 30-40 नंबर के कंसोलिडेशन की क्वेश्चन है, क्या उनको करने की जरूरत है? क्या उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने? वो क्वेश्चन तो एग्जाम में उस तरह के तो नहीं आने। लेकिन बच्चों, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या, है ना? अगर वो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? असल में अब वो जो फुल लेंथ क्वेश्चन के अंदर एक एक क्वेश्चन के अंदर 50-50 कंसेप्ट टेस्ट हो रहे होते हैं। मैं ज्यादा एग्जैजरेट ना भी करूं, तब भी 20-30 कंसेप्ट, 20-30 कैलकुलेशन एक क्वेश्चन के अंदर हो रही होती है। तो वो कैलकुलेशन बाय पार्ट्स पूछी जा रही होंगी एमसीक्यूज के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो जब हम एक क्वेश्चन, लंबा लेंथी क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन करते हैं ना, तो अल्टीमेटली हमारे कई कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन करने का मकसद ये होता है कि हमारे मल्टीपल कंसेप्ट एक क्वेश्चन के अंदर रिवाइज हो जाते हैं। So when we will be doing multiple questions, detailed questions, तो हमारे MCQs की तैयारी हो रही होगी, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी हो रही होगी। हाँ, बस माइंड में ये रखना है कि पेपर पैटर्न इज डिफरेंट नाउ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें बेस तो उसी को बनाना पड़ेगा, हमें लेंथी क्वेश्चन को बेस बनाना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि हम सिर्फ कंसोलिडेशन के एमसीक्यूज कर दिया करें, कभी भी नहीं हो सकता जब तक आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपका डबल एंट्री के ऊपर कंट्रोल ही तब आता है जब आप बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। आपको पता चलता है कि किस चीज का डेबिट इफेक्ट कहां लेना है, क्रेडिट इफेक्ट कहां लेना है, और कैसे बैलेंस शीट टैली होनी है। तो खाली थ्योरेटिकली हम कंसोलिडेशन को पढ़ के हम कभी भी एक्सपर्टीज उसमें हासिल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो हम अभी भी अपनी प्रैक्टिस पुराने स्टाइल पे करेंगे, डिटेल क्वेश्चन पे करेंगे, लेंथी क्वेश्चन पे करेंगे, और पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ऑल दो कि अब वो उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने। हाँ, लेकिन अगर वो लेंथी क्वेश्चन करने की अगर आप काबिल हैं तो डेफिनेटली आप काबिल हैं एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन करने के भी। इज इट क्लियर? कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें, सिलेबस के हवाले से, कोर्स के हवाले से, एग्जाम के हवाले से, मेरे हवाले से, पढ़ने की स्ट्रेटेजी के हवाले से, तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलें, हम चैप्टर पहला स्टार्ट करें। जमील, मैं आपकी कुछ बातों से एग्री करता हूं कि ऐसा होता है कि हम लेंथी क्वेश्चन करते वक्त ना समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट कंसेप्ट्स को इग्नोर कर जाते हैं। मैं भी जब स्टूडेंट था ऐसा करता था, मैं करता हूँगा, और हर कोई ये करता है कि जब कोई चीज मुश्किल लगती है ना, कब में यार इसको तो छोड़ो, यार इसको तो रहने दो। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को एनसीए की कैलकुलेशन में हमेशा गलती होती है, उसकी एनसीए की कैलकुलेशन के कंसेप्ट थोड़े खराब हैं, हमेशा गलती कर जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। अब फुल लेंथ क्वेश्चन जब कर रहा होगा ना, एनसीए उसकी गलत हो भी जाए तब भी उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो यार 30 मार्क्स में से मेरे 26 मार्क्स आ गए, 27 आ गए, यानी कि 20 कैलकुलेशन थी मेरी, 18 कैलकुलेशन तो ठीक है, एक दो कैलकुलेशन चले खराब हो भी गई तो क्या है। लेकिन एमसीक्यूज में आप ये सिलेक्शन या सिलेक्टिव स्टडी कर नहीं सकते, आपको हर बारीकी को समझना पड़ता है। एमसीक्यूज पेपर बेस, जहां पे भी पेपर होंगे, कहीं भी एमसीक्यूज जब भी होंगे,
जहां भी होंगे, उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि आपके पास सिलेक्टिव स्टडी की ऑप्शन नहीं रहती। मतलब ऐसा भी होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप कोई एक लाइन, एक पैराग्राफ छोड़ देते हैं, उसी में से क्वेश्चन बन जाता है। तो एमसीक्यूज का एक डिसएडवांटेज जरूर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें हर हर बारीकी को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है जमील मुमताज। अच्छा, जमील मुमताज कह रहे हैं कि क्या न्यूज सिनेरियो के मुताबिक हम प्रैक्टिस करेंगे। एक ना अनफॉर्चुनेट सी बात है, आपको कंसोलिडेशन के ऊपर इंटरनेशनली कोई एमसीक्यूज की बुक नहीं मिलती। इवन पाकिस्तान में कोई एमसीक्यू की बुक नहीं मिलेगी। आप कहीं से एमसीक्यूज ढूंढ भी लेंगे ना कंसोलिडेशन के, वो 10 15 20 30 मिल जाएंगे बस। 10 15 20 30 से कुछ भी आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। अब आइडियली होना तो ये चाहिए कि आपके पास 1000 एमसीक्यूज की बुक हो, लेकिन 1000 एमसीक्यूज करने से कई गुना बेहतर है, यकीन जाने। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम हमारे पास एमसीक्यूज की बुक नहीं है या एमसीक्यूज का मटेरियल नहीं है, ना लोकली ना इंटरनेशनली। 1000 एमसीक्यूज करने से बेहतर है कि आप 10 डिटेल क्वेश्चन कर लें, बहुत बेहतर है। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज के अंदर हर एरिया टेस्ट हो तो सकता है, लेकिन सारे कंसेप्ट आपके उसमें कवर हो जाएं जरूरी नहीं है। शॉर्ट, बल्कि एक छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर एमसीक्यूज बन रहे होंगे। मतलब हो सकता है कि 1000 एमसीक्यूज कर लेने के बाद भी प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन की क्लैरिटी ना हो आपको, ये हो सकता है। लेकिन जब आप डिटेल क्वेश्चन करेंगे तो आपका हर हर कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। तो ये मैं एग्जैजरेट करके नहीं कह रहा कि 1000 एमसीक्यूज करने से बेहतर है कि आपने 10 15 डिटेल क्वेश्चन किया, फुल लेंथ क्वेश्चन किया। ठीक है। बुक सजेस्ट नहीं करूंगा मैं अब्दुल अहद जुबैर। मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, मेरी अपनी बुक है सीए की। आईसीएमए के लिए मैं बुक तैयार कर रहा हूँ अभी, लेकिन वो सेम चैप्टर हैं जो सेम चैप्टर सीए और आईसीएमए में कॉमन है, वो चैप्टर मैं सेम आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो ही कर लेना आपके लिए काफी होगा। मैं जो आपको हैंडआउट्स दूंगा प्लस पास पेपर, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब किसी को अगर ज्यादा हो शौक पढ़ने का, तो वो आईएफआरएस की बुक खरीद सकते हैं। ग्रिपिंग पाकिस्तान के अंदर दोबारा आई है, 2019 के अंदर अवेलेबल है। 2019 का वर्जन वो लीजिएगा, 2018 पुराना वर्जन हो गया, उसको ना लीजिएगा। ग्रिपिंग आईएफआरएस सबसे अच्छी बुक है आईएफआरएस के ऊपर, सबसे अच्छी बुक है ग्रिपिंग आईएफआरएस के ऊपर। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो लेके पढ़ के आप अपने आप को मुश्किल में डालेंगे। बहुत लेंथी बुक है, कम से कम 2-3 हजार पेजेस होंगे उसके। तो हमें इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की क्या जरूरत है। सिर्फ क्लास नोट्स लेके चलें, मेरे साथ साथ चलें, पास पेपर करते जाएं, पेपर पास करने के लिए काफी होगा। जी राबिका, फरवरी में एमसीक्यूज बेस्ड ही एग्जाम होंगे। जी, पेपर पैटर्न जो अब डिसाइड हो गया यही चलेगा, और कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम होंगे। चाहे लॉकडाउन सारे खत्म हो जाए, कैंपसेस खुल भी जाए, तब भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, और उसी पैटर्न पे होंगे जो पैटर्न अब इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, जो मैंने आपको लिख के बता दिया है। उसामा का क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है कि क्या ऑन फिजिकल क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस का मॉडल एक अलग मॉडल है। आईसीएमए ने ये डिसाइड किया है कि ऑनलाइन क्लासेस अब चलेंगी, चाहे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो भी जाए। तो फिजिकल क्लासेस, फेस टू फेस के क्लासेस या इन कैंपस क्लासेस जो है वो चलती ही रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन भी साथ साथ चलती रहेंगी। तो ऑनलाइन का मॉडल अब ये चलता रहेगा। जी, मैं आपके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मैं आपके क्वेश्चन का सबका जब मैं तसल्ली हो जाएगी कि मैंने आंसर दे दिया, फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ।
एसीसी की बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा जमील मुमताज, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर मतलब किसी को ज्यादा शौक है तो P2, एसीसी की P2 बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। आईकैप की बुक है, उससे भी अच्छी एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ सकते हैं आप। पढ़ सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। मतलब अगर आप कहते हैं कि मुझे इस आईएएस को बहुत डिटेल में पढ़ना है, किसी भी आईएएस को, तो वो बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आपके लिए वो ज्यादा हो जाएगा बर्डन, रिकमेंड नहीं कर रहा मैं। अच्छा जी, दिबाज फरमाते हैं अगर पेपर में टाइपिंग करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अकाउंटिंग के बैलेंस शीट वगैरह। देखिए दिबाज, मैंने कहा कि वो अभी स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है ना, वो कितने नंबर के होंगे? 3 से 5। नाउ कैन यू इमेजिन कि 5 नंबर की बैलेंस शीट हमसे बनवाएगा? नेवर, नॉट एट ऑल। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना, तो कितना एक मुश्किल हो जाएगा। डोंट यू वरी, आसान क्वेश्चन होंगे ये। जी हमाद सिद्दीकी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जी मोहम्मद सलीम, बजा फरमाया आपने। आयशा बतूल फरमा रही है कि मैं लिटिल बिट लेट होगी स्टार्ट में, आई डोंट नो वेयर आर यू फ्रॉम। छोड़े जी, ये जानना जरूरी भी नहीं है। आई मीन इन विच कैंपस यू विल टीच आफ्टर ओपनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स। जी मैं फैसलाबाद कैंपस में होता हूँ। ले जनाब, पहला पहला चैप्टर कंसोलिडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंसोलिडेशन, आहद जुबैर, कितने घंटे पढ़ने हैं आपने डेली? आपने मेरा काम करना है, जो मैंने काम आपको कहना है ना, रोज आपको होम असाइनमेंट देनी है, वो आपने करके आना है, चाहे आधे घंटे में करें या 5 घंटे में करें। ठीक है? तो यहाँ पे ना एफिशिएंसी हर स्टूडेंट की डिफरेंट है, तो वो जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा ना, वो डेली करें। तो चाहे आधे घंटे में करें या 2 घंटे में करें। ले बच्चों, कंसोलिडेशन किसे कहते हैं, ग्रुप अकाउंट्स किसे कहते हैं? एक कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, वो किसी दूसरी कंपनी जिसका नाम है बे लिमिटेड के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट अगर अक्वायर कर ले, तो एक कंपनी को हम कहते हैं ये पेरेंट बन गए, और बी कंपनी को हम कहते हैं ये सब्सिडरी बन गए, और ए और बी को मिला के हम कहते हैं कि ये ग्रुप बन गया। नाउ लिसन अगेन केयरफुली, कि एक कंपनी ए लिमिटेड किसी दूसरी कंपनी बी एक्स वाई जी लिमिटेड, किसी भी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट अक्वायर कर ले, खरीद ले, तो जिसके पास वोटिंग राइट होंगे वो पेरेंट, जिसके वोटिंग राइट होंगे वो सब्सिडरी, और इन दोनों को मिला के कहते हैं ग्रुप। तो आपने ग्रुप ऑफ कंपनीज का लफ्ज बड़ी दफा सुना होगा, ग्रुप ऑफ कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है? अब ये वोटिंग राइट का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। लॉ में पढ़ा होगा कि 1 शेयर, और शेयर भी कौन सा, ऑर्डिनरी शेयर, इज इक्वल टू 1 वोट। तो जब मैं ये बात कर रहा हूं कि 50% से ज्यादा वोटिंग राइट अक्वायर कर ले, तो इट डेफिनेटली मींस कि 50% से ज्यादा शेयर्स अक्वायर कर ले, ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि एक शेयर के बदले में मिलने वाला है 1 वोट। If I want to obtain 50% voting right or more than 50% voting right of any company, it means I'll have to buy 50% shares of that company, ordinary shares.
इज इट क्लियर? एक शेयर के बदले में एक वोटिंग राइट होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन मैंने फिर वोटिंग राइट ही क्यों लिखा, मैंने शेयर्स क्यों नहीं लिखा? मैंने ये क्यों नहीं लिखा कि मोर देन 50% शेयर्स ले लें तो वो कंपनी पेरेंट बन जाएगी? मैंने वोटिंग राइट ही क्यों लिखा? नाउ लिसन अगेन बच्चों, ऑर्डिनरी शेयर खरीदना जरूरी नहीं है, वोटिंग राइट खरीदना जरूरी है, वोटिंग राइट हासिल करना जरूरी है। व्हाई एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ शेयर्स एंड वोटिंग राइट? तो सुने, समटाइम ऐसा होता है, एक्सेप्शंस हैं, कि मेरे पास शेयर्स तो 10% होंगे लेकिन वोटिंग पावर्स 20% होगी। मेरे पास शेयर्स तो किसी कंपनी के 40% होंगे लेकिन वोटिंग पावर 60% होगी, 70% होगी। ऐसा क्यों हो जाता है? और इसका उलट भी हो सकता है कि मेरे पास समटाइम 80% शेयर्स होंगे किसी कंपनी के लेकिन वोटिंग पावर सिर्फ 40% होगी। ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? देखें, सम टाइम कुछ शेयर होल्डर सरेंडर कर देते हैं अपना वोटिंग राइट के, हम वोट नहीं देंगे, हमारे हिस्से में फला आदमी वोट देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास किसी कंपनी के 40% शेयर्स हैं और आप मेरे बहुत करीब हैं, अजीज हैं, मेरे जानने वाले हैं। मैं आपको कहता हूँ कि यार छाड़ी यार, तुमने क्या करना है वोटिंग राइट, आपके पास जो 20% वोटिंग राइट है ना, वो मेरे बिहाफ पे सरेंडर कर दो। अब 20% वोटिंग राइट आपके पास है, 40% वोटिंग राइट मेरे पास है, शेयर्स वोटिंग राइट। मेरे पास 40% शेयर्स है तो 40% वोटिंग राइट है, आपके पास 20% शेयर्स है तो 20% वोटिंग राइट है। लेकिन आपने वो मेरी फेवर में अपने वोटिंग राइट सरेंडर कर दिए, प्रॉक्सी जिसको हम बोलते हैं, प्रॉक्सी दे दी आपने। तो मेरे पास अब शेयर 40% है लेकिन वोटिंग राइट 60% है। तो बताएं हम ग्रुप बने कि नहीं बने? शेयर्स तो नहीं है 50% से ज्यादा, लेकिन 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 वोटिंग राइट 50% से ज्यादा हो गए, तो हम ग्रुप बन गए। इज इट क्लियर? शेयर्स 50% से ज्यादा होना शर्त नहीं है। दोबारा वर्डिंग देख लें, इसके ऊपर देखें ना, अब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनके ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं। 50% से ज्यादा शेयर्स होना शर्त नहीं है, 50% से ज्यादा वोटिंग राइट होना शर्त है। हाँ, प्रॉक्सी टाइमिंग होती है, परमानेंट नहीं होती। लेकिन अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बच्चों, बहुत फेमस एग्जांपल है एतिसलात की। एतिसलात ने जब पीटीसीएल को अक्वायर किया ना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, मैं आपको बताऊं पीटीसीएल के कितने शेयर्स थे। गवर्नमेंट के पास 80% शेयर्स थे। इसने गवर्नमेंट ने सिर्फ 26% शेयर दे दिए एतिसलात को। गवर्नमेंट के पास कितने शेयर रह गए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास? फिफ्टी 54%। लेकिन ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने हाथ काट कर दे दिए साथ। उन्होंने कहा कि हर शेयर के बदले में आपको 2 वोटिंग पावर देंगे। गवर्नमेंट के पास कितनी वोटिंग पावर्स थी? 80%। तो कितनी दे दी? 52% वोटिंग पावर एतिसलात को दे दी। पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कितने बचे वोटिंग राइट? कितने बचे? 28%। अब सूरत हाल देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि गवर्नमेंट के पास रह गए सिर्फ 52% शेयर्स रह गए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास रह गए 54% शेयर्स। शेयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट के पास कितने? 54। लेकिन वोटिंग राइट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास कितने? 28 ओनली। अब 33 लाख की पोजीशन देखिए, 33 लाख के पास शेयर देखें तो कितने? 26। लेकिन वोटिंग पावर देखें तो कितनी? 52। तो बताएं पेरेंट कौन हुआ? 33 लाख की गवर्नमेंट।
इस कंपनी के ऊपर किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कि एतिसलात का? एतिसलात का। जी बिल्कुल सही। तो एतिसलात के पास कंट्रोल चला गया। असल में गवर्नमेंट करना ये चाहती थी, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम जो है ना इन कंपनीज को मैनेज नहीं कर सकते, जिस तरह आजकल पीआईए को मैनेज नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। आए दिन कोई एयर क्रैश, आए दिन लॉसेस, तो पीआईए नहीं चल पा रही गवर्नमेंट से। तो पीटीसीएल के साथ भी यही हालात है, वो पीटीसीएल को चलाना नहीं चाहती थी गवर्नमेंट, लेकिन शेयर जो है वो कहते थे कि हमारे पास रहने चाहिए। तो 26% शेयर देके 52% वोटिंग पर दे दी, तो कंट्रोल चला गया एतिसलात के पास। तो अब दोबारा इस ऊपर ड्राइंग पे आ जाए जो मैंने डब्बा बनाया है। अब इसके मुताबिक जिस कंपनी के पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर्स होंगे, चाहे शेयर्स हो ना हो, चाहे शेयर्स कम हो या ज्यादा हो, इससे कंसर्न नहीं है। द ओनली कंसर्न इज दैट कि हमारे पास 50% से ज्यादा वोटिंग पास होने चाहिए। 50% से ज्यादा वोटिंग राइट आ गए तो हमारे हाथ में आ गया कंट्रोल, इसको कहते हैं कंट्रोल आ गया। और जब कंट्रोल आ जाता है तो जिसके पास कंट्रोल आता है वो पेरेंट, जिसका कंट्रोल आता है वो सब्सिडरी। ठीक हो गया। अब अगली कहानी ये है, जी राबिका मैंने क्या कहा था, 50% से ज्यादा कंट्रोल आना जरूरी है, शेयर्स आना कंडीशन नहीं है। 50% से ज्यादा वोटिंग राइट आना जरूरी है। अच्छा बच्चों, अब एक लफ्ज पे गौर करें जो शायद राबिका भी का यही क्वेश्चन पूछना चाह रही है। मोर देन, मोर देन। अगर मेरे पास एग्जैक्ट 50% शेयर भी हो या वोटिंग पावर्स हो किसी कंपनी के एग्जैक्ट 50%, तो मेरे पास कंट्रोल नहीं आया। कंट्रोल आने के लिए लफ्ज देखें, मोर देन 50%। 50.1 भी हो जाए ना तो कंट्रोल आ जाएगा। 50% पे कंट्रोल नहीं आता, क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे पास 50% शेयर हो, 50% वोटिंग राइट हो, और हो सकता है आपके पास भी 50% शेयर हो उसी कंपनी के। तो फिर कंट्रोल मेरे पास है कि आपके पास है? हम दोनों में से किसकी पोजीशन स्ट्रांग है? दोनों एक जैसे हैं। हाँ, मेरे पास 51 हो जाए या 50.1 भी हो जाए और आपके पास हो 49.9, अब मेरी पोजीशन आपसे स्ट्रांग हो गई तो कंट्रोल मेरे पास आ गया। तो मोर देन 50% लिखा है, एग्जैक्ट 50 नहीं। ठीक है राबिका? राबिया है नाम, मैं गलत पढ़ रहा था, सॉरी, मैं आपका नाम ही गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ काफी देर से। राबिया, राबिया क्लियर हो गया? जी राबिया क्लियर हो गया। ओके। अब अगली कहानी, ए लिमिटेड अलहदा कंपनी है, बी लिमिटेड अलहदा कंपनी है। IS1 के मुताबिक, IS1 आपने बहुत बचपन में पढ़ा था, फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा। IS1 के मुताबिक ए कंपनी अलहदा कंपनी है, बी कंपनी अलहदा कंपनी है। बोथ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोथ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर IS1। ए कंपनी ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है IS1 के मुताबिक, बी ने भी बनानी है IS1 के मुताबिक, दोनों ने बनानी। लेकिन एक IS आया, IFRS 10। IFRS 10 वो कहता है कि पेरेंट ए लिमिटेड पे लाजिम है कि वो ग्रुप की कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। क्यों बनाए? ए अलग कंपनी है, बी अलग कंपनी, तो कंबाइन क्यों बनाए? क्योंकि सम टाइम
सब्सिडरीज अपने पेरेंट की वजह से जानी जाती हैं। सब्सिडरी समटाइम अपने पेरेंट्स की वजह से जानी जाती हैं, सब्सिडरी को अकेले कोई नहीं जानता। ठीक है, इसकी बहुत सी एग्जांपल है, बहुत सी एग्जांपल है। देखें, सिटी हाउसिंग स्कीम जो है ना लॉन्च हुई, कोई नहीं जानता था इसको कि क्या है कौन। जब पता चला वो बैरिया वालों की है, ओ क्या बात है, प्रॉपर्टी की रेट बढ़ गई। तो सब्सिडरीज अपने पेरेंट की वजह से, अपने ग्रुप की वजह से जानी जाती है। एमनेट कंपनी है, शायद आप में से कोई ना जानता हो। एमनेट के नाम से एक कंपनी है। एमनेट किसी इंटरनेशनली किसी के साथ अगर डीलिंग करे तो उनको कोई नहीं जानता, कहेंगे यार आप कौन हो, हम तो आपको नहीं जानते, हम आपको लोन क्यों दें, हम आपके साथ बिजनेस क्यों करें। एमनेट को कोई नहीं जानता, लेकिन एमनेट जब ये बताएगा ना कि हम एमसीबी की सब्सिडरी हैं, एमसीबी बैंक की, तो एमनेट बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है। तो एमनेट एमसीबी के नाम से जानी जाती है, निषाद पावर निषाद ग्रुप के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो सब्सिडरी अपने पेरेंट के नाम से जानी जा रही होती है। बिल्कुल ऐसे एक बच्चा मोहल्ले में से अगर किसी दुकान पे उधार लेने जाए कि मुझे ये चीज चाहिए और उधार, तो दुकानदार कहेगा भाई क्यों, किस चक्कर में, कोई उधार नहीं है, उधार एक जंग है इसलिए बंद है। लेकिन कहेंगे ना वो सामने हाजी साहब के घर से आया हूँ, वो कहेंगे ओ अच्छा यार पहले क्यों नहीं बताया। उस बच्चे की अपनी कोई पहचान नहीं है, लेकिन वो हाजी साहब के नाम से पूरे मोहल्ले में धनधनाता फिरता है है ना। तो अब यही सब्सिडरी की इस वक्त सिचुएशन है कि सब्सिडरी की अपनी वर्थ कोई नहीं होती। समटाइम, हमेशा नहीं लेकिन समटाइम ऐसा होगा कि सब्सिडरी की अपनी वर्थ कोई नहीं होगी, वो पेरेंट के नाम से जाना जा रहा होता है। लोग पेरेंट का समझ के, पेरेंट की वजह से, ग्रुप के नाम की वजह से सब्सिडरी के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ यार एक बड़ा ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल बी लिमिटेड को लोन चाहिए, बी लिमिटेड को उधार पे परचेजेस करनी है, शायद इसको कोई उधार ना देता, कोई इसको लोन ना देता, लेकिन जब पता चला कि एक ही सब्सिडरी है तो लोन दे दिया, ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ ना साथ। तो इसलिए आईएफआरएस 10 ये कहता है कि बाहर की दुनिया के लिए ए और बी में कोई फर्क नहीं है, ए और बी में कोई फर्क नहीं है, लोग इनको ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो बाहर की दुनिया के लिए यानी कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए आप एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, ताकि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को ये पता चले कि इस ग्रुप के कंबाइंड ओवरऑल एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं। तो इस कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे तो आईएफआरएस 10 का नाम यही है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन इसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन कंबाइन का वर्ड हम ज्यादा यूज नहीं करते। कंसोलिडेटेड, कंबाइंड, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये नाम आप ले सकते हैं। ये बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट की सब्सिडरी की? पेरेंट की, सब्सिडरी की नहीं है। आईएफआरएस 10 किससे मुखातिब है? पेरेंट से, सब्सिडरी से मुखातिब नहीं है। आईएस 1 किससे मुखातिब है? दोनों से। आईएस 1 दोनों को हुक्म दे रहा है कि आप अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। तो दोनों के अकाउंटेंट, ए का अकाउंटेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, बी का अकाउंटेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, लेकिन ए का अकाउंटेंट फिर कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, यानी कि ए का अकाउंटेंट दो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, अपनी अलहदा भी और एक कंबाइंड भी। अपनी अलहदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, क्यों अलहदा क्यों बना रहा है? आप कंबाइंड बनानी है तो अलहदा क्यों बना रहा है? वो आईएस 1 की रिक्वायरमेंट है। फिर कंबाइन क्यों बना रहा है? वो आईएफआरएस 10 की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फिर बी लिमिटेड सब्सिडरी
वो कौन कौन सी बनाएगा? वो सिर्फ IAS 1 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। IFRS 10 बी से मुखातिब ही नहीं है। IFRS 10 बी को कह ही नहीं रहा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, वो तो ए को कह रहा है। ठीक है, तो पेरेंट कंपनी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। पेरेंट कंपनी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होती है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट यानी कि उसकी अपनी, कंसोलिडेटेड में कंबाइन, तो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। अब एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन क्या होता है, एमसीक्यूज के भी बता दूंगा, और इससे पहले जो एग्जाम डिटेल लेंथी क्वेश्चन जो आते थे उसका तरीकाकार क्या होता था कि पेरेंट की और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी बनाई आपको पेश की जाती है। पेरेंट की और सब्सिडरी की अलग अलग बिल्कुल तैयार फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि IAS 1 के मुताबिक वो बनी होती है। फिर स्टूडेंट से रिक्वायर किया जाता है कि इनको कंसोलिडेट करें, इनको कंबाइन करें। प्रैक्टिकली भी यही कुछ होता है कि पेरेंट का अकाउंटेंट जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेता है, वो सब्सिडरी के अकाउंटेंट को फोन करता है कि यार तुमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली। सब्सिडरी को कहता है हाँ हमने बना ली। तो कहते हैं जी अब मुझे भेज दें, मैंने कंबाइन करना है, दोनों को कंसोलिडेट करना है। तो पेरेंट का अकाउंटेंट क्या करता है, पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता है और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता है, इन दोनों को कंबाइन करता है। तो दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अकाउंटेंट भी यही करता है और एग्जामिनर भी हमसे ये रिक्वायर करता है। अब चूंकि डिटेल फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं आना, तो एग्जामिनर फुल बैलेंस शीट तो नहीं बनवाएगा, लेकिन आपसे चंद एक आइटम कैलकुलेट करवा लेगा, एक या दो आइटम बताएं कि स्टॉक को कैसे कंसोलिडेट करें, डेटर को कैसे कंसोलिडेट करें, इन्वेस्टमेंट को कैसे कंसोलिडेट करें, गुडविल का कंसेप्ट क्या है, शेयर कैपिटल को या रिटेन अर्निंग को कैसे कंसोलिडेट करें। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछने हैं या एमसीक्यूज पूछने हैं तो पूछेगा इस तरह की क्वेश्चन, लेकिन इनफैक्ट आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त यही फील आना चाहिए कि पेरेंट की अपनी और सब्सिडरी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है। वी आर जस्ट आस्क्ड टू कंसोलिडेट दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया बच्चों? ठीक हो गया? बोले बच्चों। अब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाते हैं। हम सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट कहते हैं, हम पहले इसकी कंसोलिडेशन सीखेंगे। हम तकरीबन एक हफ्ता लगाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कंसोलिडेशन पढ़ने में। फिर उसके बाद हम 3-4 दिन लगाएंगे प्रॉफिट लॉस एंड OCI, इसकी कंसोलिडेशन सीखेंगे। फिर इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ
चेंज इन इक्विटी की कंसोलिडेशन सीखेंगे। फिर इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की कंसोलिडेशन सीखेंगे। लेकिन इन दो चीजों की कंसोलिडेशन सीखेंगे फेज 2 में, और इन दो की कंसोलिडेशन सीखेंगे हम फेज 1 में। ठीक हो गया। तो पहले हम फेज 1 की कंसोलिडेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे कंसोलिडेट किया जाता है। तो अब हम प्रॉपर क्वेश्चन करने लगे और रूल लिखने लगे। हमें समझ आ गया कि पेरेंट किसे कहते हैं, सब्सिडियरी किसे कहते हैं, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, पेरेंट बनाता है। तो पेरेंट का अकाउंटेंट दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, सेपरेट भी कंसोलिडेटेड भी। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों एक काम करेंगे, आप ना एक रजिस्टर लेंगे जिसके ऊपर आप कंसोलिडेशन के नीट एंड क्लीन नोट्स बनाएंगे। आपने कहा था ना कि कोई बुक हमें रेकमेंड कर दें, तो बच्चों आपके अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स अगर आपने सही तरीका से एक जगह के कंपाइल किया है ना, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी। मेरे चैप्टर्स में भी वो बातें लिखी होंगी जो मैं आपको चैप्टर हैंडआउट्स में मतलब ये दूंगा सॉफ्ट में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें भी वो बातें लिखी होंगी। लेकिन जो लर्निंग होगी ना वो आपकी खुद अपने हाथों से लिखने से होगी, ज्यादा बेहतर तरीके से लर्निंग होगी जब आप खुद अपने हाथों से क्वेश्चन करेंगे और खुद अपने हाथों से कंसेप्ट या रूल्स लिखेंगे। तो अब आप एक रजिस्टर, डेडिकेटेड रजिस्टर हो अकाउंटिंग का, अगर फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग का अलग से रजिस्टर नहीं भी बनाना चाहते, तो कम से कम एक रजिस्टर में एक पोर्शन अलग कर दें 50, 60, 100 पेजेस का, कि इस पे मैंने अकाउंटिंग के ही क्वेश्चन करने और अकाउंटिंग के ही नोट्स बनाने हैं। तो ये जरूर कर लें आप। फिर आपके पास कैलकुलेटर रोज होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। मैं आपसे कैलकुलेशन करवाऊंगा। और अब आप पहले पहले चैप्टर के नोट्स आप बनाने शुरू कर रहे हैं। कंसोलिडेशन ऊपर हेडिंग देंगे और फिर नीचे आप एक और हेडिंग देंगे, कंसोलिडेशन रूल्स। बच्चों रूल्स के लिए 5 से 6 पेजेस। अब मैं एज्यूम करूं आपके पास वो बड़े वाला रजिस्टर है, उस रजिस्टर के 5 से 6 पेजेस आप छोड़ दें, 5 से 6 पेजेस छोड़ दें आप। अब आपने जितने क्वेश्चन कर देना वो 7वें पेज पे कर दें, पहले 6 पेजेस आप छोड़ दें रूल्स के लिए। तो पूरी कंसोलिडेशन के दौरान मैं आपको रूल्स लिखवाऊंगा, डेली 2, 3, 4 रूल लिखवाऊंगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4 रूल्स हम लिख रहे होंगे। तो वो रूल्स एक ही जगह पे कंपाइल हो जाएंगे पहले 6 पेजेस के अंदर। अदरवाइज क्या होगा, मतलब ये ना हो कि 2 रूल आपने लिखे हो पहले पेज पे, फिर चौथे पेज पे जाके 2 रूल लिखे हो, फिर 10वें पेज पे जाके 2 रूल लिखे हो, तो रूल बड़े स्कैटर्ड हो जाएंगे आपको, और फिर रिवीजन करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप पहले 6 पेजेस, 5 से 6 पेजेस, 6 पेजेस एक एनफ होंगे, स्पेयर कर दें। इस पे आपने रूल्स के अलावा कुछ नहीं लिखना। डेली के 2-2, 3-3, 4-4 रूल हम करते जाएंगे, वो आप उस पर लिखते जाएंगे। और आप डेली क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आप करेंगे 7वें पेज से ऑनवर्ड। ठीक है, गॉट इट, ये बात समझ आ गई। तो पहला पहला आपने रूल हेडिंग दी कंसोलिडेशन रूल्स, उसके बाद एक और हेडिंग दें, कंसोलिडेशन रूल्स के बाद एक और हेडिंग दें, एक और हेडिंग दें, और उस हेडिंग का नाम है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यूं लिखें जी आप रूल्स, हेडिंग दें कंसोलिडेशन रूल्स, कंसोलिडेशन रूल्स। फिर उसके नीचे आप दें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसएफपी। अब आप रूल लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है,
तो रूल मैं लिखवाता हूँ पहले, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने, फिर उसके साथ साथ हम रूल्स लिखेंगे। ले जी, छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने मैं बनाने लगा हूँ। एक कंपनी है पेरेंट पी लिमिटेड के नाम से, एक कंपनी है सब्सिडरी एस लिमिटेड के नाम से। इन दोनों की मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ अपनी तरफ से। एक कोई भी मैं डाटा ले लेता हूँ। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स गिवन है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये मिलियंस के अंदर फिगर है, 100 मिलियन। इन्वेस्टमेंट्स है, फिर इसके बाद करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर है, कैश है, कैश एंड बैंक। स्टॉक 50 का, 30 का, 20 का। ऑपोजिट साइड पे इक्विटी है, इक्विटी में शेयर कैपिटल है। अच्छा, सब्सिडरी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 40 के, 15 के, 10 के और 10 के, 65, 55, 65, 75। शेयर कैपिटल है 30 का, शेयर प्रीमियम है 15 का, रिटेन अर्निंग है 20 की, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं जिसमें लॉन्ग टर्म लोन है, और फिर करंट लायबिलिटीज है जिसमें क्रेडिटर्स और एक्रूड एक्सपेंसेस है। 5 का, 3 का और 2 का, 75 की बैलेंस शीट। ये टोटल कर रहे हैं 170, 220, 250, 270। शेयर कैपिटल 100, शेयर प्रीमियम 30, रिटेन अर्निंग 80, 210, 20 का लोन 230 और 270। नहीं जी, बैलेंस शीट टैली हो गई। ये दो कंपनीज की बैलेंस शीट आपको दी जा रही है और आपको कहा जा रहा है कंसोलिडेट कर दे इनको। ठीक है, अगर आपने साथ साथ नोट कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर किसी ने नहीं की नोट तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में अपने रजिस्टर पे इसको नोट कर लीजिएगा। ये 7वें पेज से आप लिखेंगे, पहले 6 पेज आपने स्पेयर कर दी नोट्स के लिए। अब आप रूल्स के पेजेस पे आए और पहला पहला रूल लिखे। वो जो आपने हेडिंग दी थी ना, पहला पहला उसमें रूल लिखे, एड all assets of parent and subsidiary as a, अच्छा इसमें एक चीज का इजाफा, all assets and all liabilities, all assets and all liabilities of parent and subsidiaries, subsidiary नहीं, subsidiaries as a line by line item। ये रूल लिख लें अपने पास। पहला रूल, एड ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज, किसके? पेरेंट के और उसकी सब्सिडरीज के। अभी हमारे सामने जो मैंने सिनेरियो बनाया है, इसमें एक सब्सिडरी है। सब्सिडरी से ज्यादा भी हो सकती है, 10 सब्सिडरी भी हो सकती है। बच्चों, एक पेरेंट के 10 बच्चे हो सकते हैं, 10 सब्सिडरीज हो सकती हैं, लेकिन एक सब्सिडरी के 2 पेरेंट नहीं हो सकते। पेरेंट हमेशा एक ही होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता एक सब्सिडरी के मेरे 3 पेरेंट है या 2 पेरेंट है या 4 पेरेंट है, नहीं, एक पेरेंट की 4 सब्सिडरीज बिल्कुल हो सकती है।
तो पेरेंट एंड सब्सिडरीज, सब्सिडरीज एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन आइटम के तौर पे ऐड करेंगे। लाइन बाय लाइन आइटम का मतलब क्या है? लाइन बाय लाइन आइटम का मतलब है लैंड में लैंड, बिल्डिंग में बिल्डिंग, बैंक में बैंक, डेटर में डेटर, कैश में कैश। मतलब कभी ऐसा नहीं करेंगे कि पेरेंट के डेटर और सब्सिडरी का कैश आपस में ऐड कर दें, नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। पेरेंट की लैंड सब्सिडरी की बिल्डिंग में ऐड कर दें, नहीं, कभी नहीं ऐसा करेंगे आप। पेरेंट का प्लांट सब्सिडरी के व्हीकल्स आप कभी भी आपस में ऐड नहीं करेंगे। लाइन बाय लाइन आइटम का मतलब फिर क्या हुआ? सिमिलर नेचर के एसेट्स को ऐड किया जाएगा। पेरेंट की लैंड सब्सिडरी की लैंड में ऐड हो जाएगी, पेरेंट की बिल्डिंग सब्सिडरी की बिल्डिंग में ऐड हो जाएगी, पेरेंट का कैश सब्सिडरी की कैश में ऐड हो जाएगा। समझ आ गया लाइन बाय लाइन आइटम का मतलब? तो अब ये रूल हमने पढ़ा है, बस एक रूल आपने लिख दिया अपने रूल्स के पेजेस पे। अब आ जाए 7वें पेज पे जहां पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अब वहां पे हम क्वेश्चन करेंगे, इस रूल को अप्लाई करते हैं। पहला रूल, हम ऊपर नाम लिखेंगे, ग्रुप का नेम लिखेंगे, जो भी ग्रुप का नेम होगा, ग्रुप नेम, जो भी ग्रुप का नेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस ग्रुप का नेम है पीएस ग्रुप। ये पीएस मैंने क्यों रखा है? क्योंकि नॉर्मली ग्रुप का नेम पेरेंट या सब्सिडरी के नाम से जाना जाता है। निशात ग्रुप, निशात मिल्स का ग्रुप है, ठीक है ना। तो कोहेनूर ग्रुप, कोहेनूर मिल्स वालों का ग्रुप है। तो पेरेंट के नाम से ग्रुप का नाम बनता है। तो पेरेंट का नाम है पी और सब्सिडरी का नाम है एस, तो दोनों का नाम मिला के पीएस ग्रुप इसका नाम बन गया। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, consolidated statement of financial position as at 31st December whatever जो भी है 2018-19। ये हम कैप्शन देने के बाद अब कंसोलिडेशन करेंगे। रूल नंबर 1, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 100 और 40 मिलाकर 140। बच्चों ये ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स मैं आपको सिर्फ शो करवा रहा हूं, अदरवाइज प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ब्रैकेट शो नहीं होती, बस 140 लिखा जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ब्रैकेट जरूर बनाया करूंगा ताकि आपको पता चले मैंने फाइनल फिगर कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। और एग्जाम में भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे वो वर्किंग करवाए तो आप ये ब्रैकेट यूज करेंगे ताकि पता चले कि आपने 140 कैसे कैलकुलेट किया। ठीक हो गया बच्चों? आगे चलते हैं। 50 और 15 स्टॉक आ जाएगा। $65, डेटर 30 और 10 40, कैश 20 और 10 30। देखिए मैं रूल नंबर 1 अप्लाई कर रहा हूँ, तमाम एसेट्स को मैं लाइन बाय लाइन आइटम पेरेंट और सब्सिडरी के ऐड करता जा रहा हूँ। एसेट्स को भी ऐसे किया, इक्विटी का हमने अभी तक रूल नहीं पढ़ा। रूल की वर्डिंग देख लें क्या थी। रूल की वर्डिंग सिर्फ एसेट्स के लिए थी और लाइबिलिटी के लिए थी, इक्विटी के लिए नहीं थी। इक्विटी के साथ क्या शुरू करना है वो बाद में पढ़ेंगे हम। लाइबिलिटी पे आ जाए। नॉन करंट लाइबिलिटी में 20 का लोन है पेरेंट का, सब्सिडरी का लोन है 5, तो 25 हो गया। करंट लाइबिलिटी में आ जाए, क्रेडिटर दोनों के 25 और 3 28, एक्रूड एक्सपेंसेस 15 और 2 17। तो ले जी मैंने रूल नंबर 1 पूरा अप्लाई कर दिया। मैंने तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज को पेरेंट और सब्सिडरी के लाइन बाय लाइन आइटम ऐड कर दिया। इक्विटी का मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन नहीं, ये कुछ नहीं किया। गॉट इट? यहां तक बात समझ आ गई? हाँ, एक एसेट को मैंने कंसोलिडेट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट। पेरेंट का ये एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है ना, एसेट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। इसकी वजह मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। जी बच्चों, यहाँ तक कोई बात अगर समझ आई हो तो बता दें।
आसान है ना ये तो। हाँ ये तो बहुत आसान है। ओके, ले बच्चों अगली कहानी गौर से सुनने वाली है। बच्चों रूल नंबर 1 के बाद कंसोलिडेशन खत्म हो जानी चाहिए थी। सारा कुछ ऐड करते खत्म, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज, टॉपिक खत्म। IFRS 10 इतना लेंथी आईएएस लिखने की क्या जरूरत थी? बस सारा कुछ ऐड करते हैं, खत्म कहानी। कंसोलिडेशन इसी चीज का तो नाम है कि पेरेंट और सब्सिडियरी की बैलेंस शीट को मिला दे, खत्म, कंसोलिडेट कर दें। लेकिन बच्चों बात इतनी आसान नहीं है। मुझे एवं ना एक लिटरेचर की बात याद आ गई, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ, नहीं तो रहने देते हैं। एवं एक बात याद आ गई। मैं थोड़ा सा एवं लिटरेरी आदमी हूँ, थोड़ा सा पढ़ने की हद तक, तो एवं कोई शेर व शायरी या जिस तरह की चीजें पढ़ता रहता हूँ, तो मैं आपके साथ अगर शेयर कर दूं, अगर आप की तबीयत पे गिरा ना गुजरे तो। अनवर मसूद जो पंजाबी के ना बहुत बड़े शायर हैं, आपको पता ही होगा। अनवर मसूद पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं। अब वो ना उन्होंने ना एक दफा उनसे पूछा कि लिटरेचर क्या है, लिटरेचर किसे कहते हैं। वो कहते हैं कि यार लिटरेचर ये नहीं है कि क्या लिखना है, ये तो लिखने को तो बहुत कुछ है। आप कलम उठाएं, आप तो लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। राइटर के तो ख्याल ही खत्म नहीं होते। राइटर को जिसको लिखने के ख्याल आते हैं वो तो ख्याल खत्म ही नहीं होते। तो लिटरेचर ये नहीं है कि क्या लिखना है। अनवर मसूद फरमाते हैं कि लिटरेचर ये है कि क्या नहीं लिखना, कि किस टॉपिक को आपने नहीं लिखना या किस एस्पेक्ट को आपने नहीं लिखना। इसकी मैं एक मोटी सी एग्जांपल दूंगा, मजीद डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा। सादत हसन मंटो, उसको यही नहीं पता लिटरेचर का। मतलब लिटरेचर ये नहीं है कि क्या लिखना है, बल्कि लिटरेचर ये है कि क्या नहीं लिखना। बड़ी अच्छी बात की उसने, ये गहरी बात है, इसको समझिएगा। ये लिखने को तो बहुत कुछ है। मैं अपनी आप बीती लिख दूं, एज अ अंजुम मकसूद मैं अपनी आप बीती लिख दूं, मेरी आप बीती को कौन पढ़ेगा? मेरी ऑटोबायोग्राफी कौन पढ़ेगा? कोई भी नहीं पढ़ेगा। लोगों को क्या जरूरत है मुझे पढ़ने की? मेरे बारे में कौन जानना चाहता है? कोई भी नहीं। तो इनफैक्ट मुझे वो लिखना है। मुझे ये नहीं डिसाइड करना मैंने क्या लिखना, मैंने ये डिसाइड करना मैंने क्या नहीं लिखना। ये एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने लिटरेचर की डेफिनेशन सुनाई। अच्छा ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? आज जुबैर कह रहा है मैं पढ़ लूंगा। इसका मतलब है आज जुबैर में कोई अच्छी चीज पढ़ने की आदत नहीं है। अच्छा, तो सुने, कंसोलिडेशन IFRS 10 के अंदर ये तो एक लाइन के अंदर कंसोलिडेशन खत का आईएस खत्म हो जाना चाहिए कि बस सब कुछ ऐड करते हैं। लेकिन अब अगले आईएस के इतने सारे पेजेस पता है क्या लिखे हुए हैं? आपने किन किन चीजों को ऐड नहीं करना, अदरवाइज तो पहले रूल के बाद कंसोलिडेशन खत्म है। तो कंसोलिडेशन एक आर्ट है। इस आर्ट में हमने ये नहीं सीखना कि क्या ऐड करना है, ऐड तो सब कुछ ही करना है।
हमने अब ये सीखना है अगले एक हफ्ते में कि हमने क्या चीज ऐड नहीं करनी, क्या चीज कंसोलिडेट नहीं करनी। वही अनवर मसूद वाली बात हो गई। हमने अगले एक हफ्ते में ये नहीं पढ़ना कि क्या ऐड करना है, वो तो पहले रूल में ही पढ़ लिया कि सब कुछ ऐड करना है, सब कुछ, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज, सब कुछ। अब अगले एक हफ्ते में हमने ये पढ़ना कि क्या ऐड नहीं करना, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं एलिमिनेशंस। क्या क्या एलिमिनेट करना है। गॉट इट। अदरवाइज एलिमिनेशन ना होना तो पहले रूल के बाद ही मैं कहूं कंसोलिडेशन खत्म हो गई बस। तो अगला एक हफ्ता हमने जो कुछ पढ़ना है वो रूल नंबर 1 का उलट पढ़ना है। क्या बात है, रूल नंबर 1 का उलट पढ़ना है हमने कि कौन कौन सी चीजों को हमने कंसोलिडेट नहीं करना या ऐड नहीं करना। फॉलो कर रहे हैं बात को। तो हम अब सीखेंगे एलिमिनेशंस, है ना सलीम? कैसा शायराना ज़ोक है, किस तरह से ये बात शायराना ज़ोक में मैंने ये की कि हमने एक हफ्ते में यही सीखना है कि हमने क्या ऐड नहीं करना। मैं ये बात करता हूं मुझे अनवर मसूद याद आता है। तो इंशाल्लाह कल से एलिमिनेशन पढ़ते हैं। क्लास का टाइम 5:40 है और 5:40 हो गए, तो कल से इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशंस। रूल नंबर 2 से ऑनवर्ड हम करेंगे, ठीक है? तो यही क्वेश्चन को मैं बेस बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह रूल नंबर 2 से आगे हम बात बढ़ाएंगे। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।